अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नज़ीहा महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा हुआ कुछ ऐसा कि पिछले कुछ महीनों में मैंने तकरीबन 5 से 6 लोगों से गुफ्तगू की और उनसे दरख्वास्त की कि वो अपनी अमेजिंग, वंडरफुल और करेजियस स्टोरीज़ को दुनिया के सामने लाएं। मेरा ये प्रोग्राम दिल की बातें विद नज़िहा, हार्ट टू हार्ट, इसके तवस्सुत से आप तक पहुँचें, क्योंकि कहानियाँ चाहे वो अमीर की हों, गरीब की हों, किसी की भी हों, बहुत मायने रखती हैं, ना सिर्फ कहानी वाले के लिए बल्कि सुनने वाले के लिए भी। और कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे कोई ना कोई बात उस कहानी की आप में से किसी न किसी का दिल ज़रूर छू जाती है, जिससे आपकी ज़िंदगी में एक निखार आ जाता है, आपके दिल को करार आ जाता है ना? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है और कई दफ़ा हुआ है। कई लोगों की कहानियाँ मेरे दिल को ऐसे छुई हैं कि जिन्होंने अंदर के हालात ही बदल दिए। लेकिन शर्त यह है कि आप उन एहसासात को, उन बातों को गिरा से बांध लें और उनको समझ सकें, उन पर अमल कर सकें। हर कोई समझदार है और अपने अपने वक्त पे अपने अपने तरीके से चीज़ों को समझता है। आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि ऐसा मैं क्यों करती हूँ, क्योंकि बेसिकली बुनियादी तौर पर मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। डॉक्यूमेंट्री से मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ, लेकिन उससे पहले भी ये सफ़र अगर आप पूछे तो ग्रेड 3 में जब मैं थी तब से मैं पोइट्री और कहानियाँ लिखने का मैंने आगाज़ किया और वो अखबारात में छपती भी रहीं। अब ये 100 साल पहले की बात है। खैर, आज पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री का जो सफ़र था उसने मुझे तकरीबन 13 साल का ये सफ़र बहुत कुछ सिखाया। मेरे अंदर जैसे कहना चाहिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पैदा की लोगों की कहानियों ने, और यकीन मानिए इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी अपनी कहानी पे भी, आपकी अपनी ज़िंदगी पे भी, आपके अपने तौर तरीक़ों पे, अपनी समझ बूझ पे और ज़िंदगी गुजारने के ढंग पे, दुआओं के सलीके पे और एहसास के तरीके पे। खैर, बात लंबी ना हो जाए, कमिंग टू द पॉइंट, उन लोगों से जब मैंने बात की तो मतलब उनमें से कई लोगों के आंसू भी छलके, कई लोगों ने पूरी पूरी दास्तानें अपनी बयान की, मेरे साथ बांटी, दुख सुख शेयर किए। बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे रास्ते में जो लोग आए उन्होंने गालिबन कैमरे पर आने की हिम्मत नहीं की, और इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और उन टॉपिक्स पर बात की जाए जिस पर शायद लोग बात नहीं करना चाहते, जिस पर उनकी कहानियाँ हैं, और कहानियों से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है लोगों को। अब आप फ़िल्म देख लें, डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लें, किताबें पढ़ लें, या फ़िक्शनल नॉवेल्स पढ़ लें, हर एक में कोई ना कोई कहानी ऐसी होती है जो आपका दिल छू जाती है। कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो आपकी ज़िंदगी बदल देती है। और हम सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स लेके चलते हैं अगर, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सब जानते हैं, हमारे नज़रों के सामने हैं, लेकिन फिर भी फॉर सम रीज़न वी टेंड टू इग्नोर देम। अब चूँकि मेरा यूट्यूब चैनल 13 साल के बाद मोनेटाइज़ हुआ है, फ्रैंकली स्पीकिंग, सो आई वुड रिक्वेस्ट एनी वन ऑफ यू हू इज़ वाचिंग मी to subscribe if they like it, and also give me a thumbs up if you understand that this is a good line to continue. मेरा तारुफ अगर कुछ लोगों से नहीं है, ब्रीफली बताती चलूँ कि मैंने आगाज़ किया था एज अ न्यूज़ प्रेजेंटर, और उससे भी पहले मैं एविएशन इंडस्ट्री में थी 10 साल के लिए। 3 साल मैंने एमिरेट्स एयरलाइंस में काम किया, 6 साल मैंने एज अ मैनेजर ट्रेनिंग काम किया ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी में, जिसके बाद मुझे अपनी कॉलिंग का एहसास हुआ और मुझे लगा कि मीडिया को मेरी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। बात करना अच्छा लगता है, अपनी बात को पहुंचाना अच्छा लगता है, तो उसका बेहतरीन ज़रिया मुझे कैमरा लगा। और खुशकिस्मती मेरी, अल्लाह का करम कि द कैमरा इंस्टेंटली लाइक्ड मी एंड आई हैड गुड 8 years ऑफ न्यूज़ एंकरिंग, एंड एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड होस्टिंग शोज़, जिसमें ज़्यादातर जो शोज़ थे मेरे वो हेल्थ से मुताल्लिक थे, मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ। उसके बाद फिर सफ़र का आगाज़ किया डॉक्यूमेंट्री से, फ्रॉम वन डे टू द अदर, और काफ़ी सीखा। अल्लाह का शुक्र है कि डिजिटल दौर था। उससे फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ें क्लासरूम में बैठ के नहीं सीखनी पड़ी, गूगल ट्यूटोरियल से सीखी, और उसने मुझे इतना इंट्रीग किया टू कंटिन्यू विद दिस जर्नी दैट आई नेवर लुक बैक फॉर 13 years। चूँकि मेरा फोकस यही था, इंसानी कहानियाँ, इंसानी तबीयतें, इंसानी कैफियत, इंसानी एहसासात, जिसकी कहीं ना कहीं एक वजह ये भी थी कि बचपन से बड़े होने तक
बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में मैं ख़ुद भी समझने से कासिर थी, लेकिन एक जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो आपको ज़िंदा रखती है, वो आपको कहती है कि चलते रहो। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ। सभी लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ होते हैं। काफ़ी सारी दुनिया के लिए काइंड ऑफ इनविजिबल होते हैं, या फिर उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता, तो क्यों ना उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई जाए। चाहे चंद ही लोगों को, चंद ही अशख़ास को इससे फ़र्क पड़े, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। तो स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम हो गया वो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड डॉक्यूमेंट्री वो बन गई, जिसकी वजह से यहाँ भी फिर लोगों ने उस पर तवज्जो देनी शुरू की। इसके अलावा ईदी साहब के साथ मैंने काम किया और 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, एक चिराग और एक लॉ। और लॉ ऐसी थी कि वो ईदी साहब के हेवनली विंग्स पहनने के बावजूद उस रोशनी को आगे बढ़ाना मकसद था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंटरनेशनली अक्लेम हुई और इंटरनेशनली एक प्लेटफॉर्म पे वो स्ट्रीम कर रही है। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रांसजेंडर्स के ऊपर थोड़ा सा काम किया। आई एम ऑल्सो नाउ अ गोस्ट राइटर। बहुत सारे लोग हैं अपनी कहानियाँ बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लेकिन उनमें बड़ा वज़न होता है, बड़ी गहराई होती है, चाशनी होती है, बहुत कुछ होता है। तो उनके लिए कहानियाँ लिखना और उनके नाम से वो छपें, तो ये भी मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है। और अभी ये रिसेंटली हुआ है, इन द लास्ट ईयर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, आई रियलाइज्ड कि आप लिखने की सूरत में करें या विजुअल्स की सूरत में करें, स्टोरी टेलर के लिए हमेशा कहानी लिखते हुए या डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए एक स्टोरी जहन में, इमेजिनेशन में घूम रही होती है, और वो फिर आप सीक्वेंस करते हैं, एंड दैट मेक्स इट राइट फॉर द पर्सन जिसकी वो स्टोरी होती है। तो मैं किताबों से रग़बत मेरी समझे शुरू हुई जब मैंने 2019 में बेहतरीन शायर, मेरे मेंटर, मेरे मोहतरम, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत फ़रमाए, अब्दुल हई राग़िब देहलवी साहब, उनकी किताब बातें मेरे दिल की का पहला ट्रांसलेशन जब किया, थी तो वो पोइट्री, लेकिन दिल में ऐसे खप जाने वाली पोइट्री कि आप कहें कि ये तो सच है, ये भी सच है, ये कैसे, ये हमने सोचा नहीं। और तकरीबन हर शेर पर ही आपकी आँखें नम हो जाएं, छलक पड़ें। उस सारे प्रोसेस में 1 साल लगा और मुझे एहसास हुआ, जो पता ही नहीं था, कि अच्छा ये भी एक तरीका है ऑफ engaging into books and telling stories। अब वो पोइट्री के थ्रू हो या नावल के थ्रू हो, लाइक आई सेड, फिल्म या डॉक्यूमेंट्रीज, या एक शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट फिल्म के थ्रू हो, या किसी गाने के थ्रू हो, इट डजंट मैटर। उस 1 साल के बाद फिर मैं आगे बढ़ी, और मेरे एक और अंकल हैं मोहतरम मोहम्मद अरशद तारिक, जो उनकी तहरीरें थीं, तकरीबन 4 साल के अरसे में एक कैथारसिस था उनकी ज़िंदगी में। इतने उतार चढ़ाव, इतने दुख आए, जिसको उन्होंने बड़े हौसले के साथ सहा, और दुनिया के दुख भी साथ में बांटे, क्योंकि वो दुख को समझते। तो उन सारी तहरीरों को जब कंपाइल किया गया, तो वो तकरीबन समझें आप 300 के करीब पेजेस बन गए, और इतनी खूबसूरत वो तहरीरें, इतने असबाक उसमें पोशीदा कि रहा नहीं गया, और बस देखते देखते 1 साल के अंदर उसे वो कंपाइल किया गया, और वो फिर पब्लिकेशन प्रोसेस में आया, और माशाल्लाह 3 हफ़्ते पहले उसकी पब्लिकेशन कंप्लीट हुई है। बस कुछ चीज़ें हैं जिसके बाद वो आपके हाथों तक इंशाल्लाह पहुँचेगी, और उसका नाम है हौसले, और बस हम ये हौसले बाँटने वाले हैं। तो इसके लिए मैं अंकल के लिए बड़ा दिली तशक्कुर महसूस करती हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत तहरीरें मेरे हवाले की, और अब वो दुनिया के सामने लाने पर उसको राज़ी हुए। अच्छा, तो उसके बाद ये सिलसिला हुआ कि मैंने बाकायदा प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग शुरू की, किताबों की फॉर्मेटिंग एंड गोस्ट राइटिंग। मोस्टली मैं इंग्लिश किताबें करती हूँ, लेकिन अगर उर्दू किताब कोई आ जाए तो उससे भी पीछे नहीं हटते। तो ये मेरा काम है। आई मे नॉट बी वेरी गुड इन टेक्निकलिटीज़ एंड लाइटिंग एंड this, that and the other, and कौन सा कैमरा, ये वो, I never really cared for that, but I knew that I had my heart in the right place, so why not utilize that। और 13 साल के बाद फिर ये किताबों में की शक्ल में स्टोरी टेलिंग को आगे बढ़ाया, और अब तक जारी है। अच्छा, अब आ जाते हैं आज के सब्जेक्ट पे। One of the subjects that I came across in a lot of people, and at one time I was there myself, so मैं इस चीज़ से रेजोनेट कर सकती हूँ, इसको समझ सकती हूँ। और आप इसको क्या कहेंगे? एक चीज़ हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आए दिन सुनते हैं, डिप्रेशन। अब लोगों को शायद इसका वक्त नहीं है, या इस पे सोचने के लिए हिम्मत नहीं है, क्या कहना चाहिए,
क्योंकि ये बड़ा एक हॉन्टिंग सा वर्ड लगता है डिप्रेशन, और लोग इसको एक डिज़ीज़ के तौर पे ट्रीट करते हैं, या फिर सिक्लूड कर देते हैं उन लोगों को जो डिप्रेशन की बातें करते हैं या डिप्रेस्ड लगते हैं। मगर असल में जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो मुख्तलिफ है। आज हम बात करेंगे हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन की। वो इस वजह से क्योंकि एक चीज़ होती है डिप्रेशन, वो आम तौर पे लोगों को नज़र आ जाता है, और यकीन माने दिस इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स परफेक्टली नॉर्मल टू बी डिप्रेस्ड फॉर एनीबडी। वो लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने में बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन नज़र आते हैं, हंसते बोलते भी हैं, अपना काम भी बड़ी खुश उसलूबी से निभाते हैं और ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करते हैं, ज़िंदगी का लुत्फ़ भी उठाते हैं, कहीं कोई ऐसी कमी उनके ऑरा में या उनके पेरेंट्स में नज़र नहीं आती जिससे आप ये कह सकें कि ये तो बंदा डिप्रेस्ड है और समथिंग रॉन्ग विद हिम, और ही नीड्स हेल्प और शी नीड्स हेल्प। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इन हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन में कोई भी ट्रिगर क्लियर नहीं है। इसमें सेल्फ केयर भी है, सेल्फ एक्सप्रेशन भी है, और टिपिकल रूटीन ऑफ लाइफ जो अगले को नज़र नहीं आता, एटलीस्ट ऑन द सर्फेस। जो इमेज है डिप्रेशन का, वो जब हम सोचते हैं तो एक सॉलिटरी लोनली अकेला सा फिगर हमारे जहन में आता है, बेचारा सा, और हम सोचते हैं कि पता नहीं इस शख्स के साथ क्या मसला है और उसको क्या हुआ। लेकिन अगर सच पूछिए तो ऐसा हमेशा नहीं होता, ये इमेज एक्यूरेट नहीं है। और कुछ डिप्रेस्ड लोग ऐसे होते हैं जो बड़े फुलफिलिंग लाइफ्स गुजार रहे होते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव होते हैं, लोगों में मुस्कुराहटें बिखेर रहे होते हैं। सिर्फ ये ख्याल ही कि वो डिप्रेस हो सकते हैं इज़ आउटरेजस, जिसे कहना चाहिए गैर यकीनी सा ख्याल। अच्छा, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन का एक टर्म डिस्थीमिया भी है। ये इंटेंस है, टाइम लिमिटेड भी है। इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो अंदर से इंसान को खा रही होती है, जैसे दीमक की तरह। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि सैडनेस है, उदासी है, लेकिन सैडनेस और डिप्रेशन का अगर हम मवाजना करें या उनको कंपेयर करें या उनका फ़र्क जानने की कोशिश करें, तो सैडनेस तो वो फीलिंग होती है जो फ्रीक्वेंटली, जैसे उबाल आता है आपके अंदर उदासी का, या किसी वजह से होती है, या कोई ऐसा इवेंट आपकी ज़िंदगी में, पहलू आपकी ज़िंदगी में आ जाता है जो आपको खुशी नहीं देता। इट कुड बी अ beloved's loss, it could be missing a friend, या फिर रिजेक्शन जो हमें लोगों से मिलती है बावजूद इसके कि हम समझते हैं कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमने इतना अच्छा उनके साथ रवैया रखा, तो फिर हमें क्यों रिजेक्ट किया गया। तो ये एक बहुत गहरी उदासी होती है, और हम इसके नतीजे में रोते भी हैं, हम मोर्न भी करते हैं। काफ़ी सारे दिन इस तरह हमारे गुजरते हैं, एंड देन वी फ्लो थ्रू विद इट। तो सैडनेस जो है वो डिप्रेशन में इसलिए काउंट नहीं हो सकती क्योंकि वो फिर आप इवेंचुअली कैथारसिस हो जाता है, आपका वक्त गुजर जाता है, कोई और एक खुशी की खबर आती है, या कोई और ऐसा एक इवेंट होता है, या somebody is there to listen to you and you feel fine, फिर आप उसमें से निकल आते हैं, वो आपका प्रोसेस हो जाता है, वो एपिसोड ख़त्म हो जाता है, आप नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाते हैं। और सैडनेस को रिलीव करने के लिए भी ये कोई मजाक नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। तिलावत कलाम पाक है, जिसको जो चीज़ पर उसका ध्यान हो, रुझान हो, और लिटरेचर अगर आप किताब पढ़ें उठा के अपने हाथ में लेके, द सेंट ऑफ एक्चुअली रीडिंग अ बुक इन योर हैंड्स इज़ वेरी सूदिंग, एंड ट्रस्ट मी, इट टेक्स अवे द सैडनेस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, और बड़ा रिलीफ मिलता है। इस रिलीफ के बाद वो आपकी सैडनेस वैलिडेट हो जाती है, आप कह सकते हैं कि जी मुझे उदासी थी इस चीज़ की और अब मैं ठीक हूँ। लेकिन डिप्रेशन को वैलिडेट भी करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। पहली बात तो इसके बारे में समझना और इसके बारे में बात करना। अब आप देखें कि कितने दुनिया के लोग हैं जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, हैप्पी गो लकी पीपल, रिच पीपल, एंड सक्सेसफुल। एक नाम मेरे जहन में भी आ रहा है, दीपिका पादुकोण। उनकी कितनी हिम्मत है कि उन्होंने इतनी सारी सक्सेस के बावजूद फेस किया इस चीज़ को और बताया जो उनके ऊपर ये डिप्रेशन का फेज़ था एक, और कितना डिफ़िकल्ट वो फेज़ था, और उन्होंने आपकी मदद के लिए इस चीज़ पर बात की। और obviously जितनी उनकी फॉलोइंग है, it must have made a huge difference. So I have immense respect for such people, no matter what they are, where they are. आप कह लें कि unwanted feelings होती हैं ना, क्योंकि depress itself, the meaning of this word is to suppress, deny करें या दबा दें। तो यहाँ से ये word निकला है डिप्रेशन।
اینڈ وی آر آفن کلولیس اباؤٹ اٹ کہ اس کا سورس یا اس کا کاز کیا ہے. اچھا، اگر آپ میں سے کوئی بھی ہائی فنکشننگ ڈپریشن سے اسٹرگل کر رہا ہو، کیونکہ میں نے کیا ہے اور بڑے سالوں کیا ہے اور کئی دفعہ کیا ہے، اس وجہ سے شاید میرا بات کرنا کچھ معنی رکھتا ہو آپ کے لیے، کچھ وزن ہو اس میں، کیونکہ میں اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں کہ اس دوران آپ کام پہ بھی جاتے ہیں، آپ دوستوں سے بھی ملتے ہیں، آپ اٹینڈ کرتے ہیں ایونٹس، پارٹیز وغیرہ، جو بھی آپ کا لائف سٹائل ہے، لیکن جو ایک بھاری پن ہوتا ہے نا، وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، آپ کے اندر رہتا ہے. ہر وقت ایک ایگزاشن رہتی ہے آپ کے اندر، جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایوری تھنگ یو ڈو، ایون اف یو آر ڈوئنگ اے light headed activity or fun activity, and even if you're enjoying your work, you're enjoying the company of your friends, آپ کے اندر وہ ایک تھکاوٹ، ایک بھاری پن جو ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑتا. And that's where you need to listen to your heart, mind and body at the same time, کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، everything seems fine around me. تو یہ ڈپریشن کس لیے؟ تب آپ کو شاید پتا، یہ اس ورڈ کا بھی احساس ہو کہ ہاں maybe I'm depressed and maybe it's not clinical. Maybe it's just, it needs to be addressed. I should address it myself. ایک برڈن ہوتا ہے جس کو آپ لے کے چلتے جاتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ دیر تک آپ اس کو لے کے چلتے جائیں گے، اتنا زیادہ یہ آپ پر بار ڈالے گا، نہ کہ یہ کم ہوگا. اور کچھ ایسی فیلنگ ہوتی ہے that despite having everything, you kind of have nothing to look forward to. تو یہ ایک ہائی فنکشننگ ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے ایک گھنا بادل ہوتا ہے نا، اور باقی پورا آسمان نیلا ہوتا ہے، لیکن ایک وہ گھنا بادل ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، ہٹ کے نہیں دیتا. 3 یا 4 اس کے مین کازز ہیں، اس کی وجوہات ہیں. بہت آسان ہے سمجھنا اگر میں جلدی بتاؤں. پہلا تو ایک ہے ٹراما، پھر ہے جینیٹکلی یہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو چیز سب سے زیادہ کامن ہے اس کی وجہ، وہ ہے انریزالوڈ فرسٹریشن، جسے ایڈریس نہ کیا گیا ہو. اب چاہے وہ بچپن سے ہو، یا آپ کے میرج میں ہو، یا آپ کے کسی بہت ہی پیارے دوست کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہو، یا پھر آپ کے جاب میں کچھ ایسا ہوا ہو جو انریزالوڈ رہ گیا ہو، آپ کو ریلیشن شپ میں کلوجر نہ ملا ہو. بہت ساری وجوہات ہیں. جو لوگ ہوتے ہیں جو ہائی فنکشننگ ڈپریشن سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب obviously they grow up، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا to deal with their childhood traumas and they think it's in the past and past is past. حقیقت ہے past is past، لیکن یہ آپ کی ذہنی صحت کی بات ہے، یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے جو بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ کا حق ہے کہ آپ اسے بھرپور جئیں، اندر سے بھی باہر سے بھی، خوشی سے. لیکن اگر آپ اپنی چائلڈہڈ ٹراماز کو ایڈریس نہیں کریں گے اور کنسیڈر نہیں کریں گے، they will press forward. وہ ایک طریقے سے جیسے کہنا چاہیے نا، زخم بھرتا نہیں ہے، ایک ایسا نشان رہ جاتا ہے کہ وہ بار بار اس زخم کی یاد دلا دیتا ہے، اور کئی دفعہ یہ آپ کے کانشیس میں بھی نہیں ہوتی چیز. تو اسی وجہ سے پاسٹ کو دہرانے کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن پاسٹ میں جو یا چائلڈہڈ میں جو آپ کے ٹراماز ہیں، ان کو آپ خود سے ایڈریس ضرور کریں، ان کا حل ڈھونڈیں. اور یہ ممکن ہے کیونکہ جب سامنے طوفان ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک یہی چوائس ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے گزر کے گو آن دی ادر سائڈ ٹو سی دا لائٹ. ٹراماز جب تک وہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بیٹھے ہی رہیں گے اور بڑے ہوتے رہیں گے اور ٹریگر کرتے رہیں گے. DNA میں ہوتا ہے یا ڈپریشن ان دا فیملی. اور اگر آپ ریسرچ پہ جائیں تھوڑا سا، چاہے گوگل کریں یا کوئی کتاب پڑھیں یا کسی اسکالر سے بات کریں، یا جو اس فیلڈ میں obviously ویل اسٹڈیڈ ہوں، وہ آپ کو بتا سکیں گے کہ جو فیملی کی ایموشنل ہسٹری ہوتی ہے وہ آفن جنریشن ٹو جنریشن پاس ہوتی ہے، فرام فرسٹ جنریشن ٹو دا نیکسٹ جنریشن ٹو دا نیکسٹ جنریشن. اچھا، آخر میں آ جاتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے انریزالوڈ فرسٹریشنز یا ٹراماز یا گریف. کئی چیزیں لوگ کہتے ہیں لیٹس برش انڈر دا کارپیٹ، چھوڑو، مٹی پاؤ تے نوی لاؤ. یہ اچھی بات ہے، بٹ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ یہ کس بات پہ کہہ رہے ہیں. Is it about a real serious issue that your heart's feeling, that your mind is encountered with, or is it کہ کسی نے بس کچھ کہہ دیا، ذرا سی بات کو لے کے بیٹھے ہیں؟ تو اس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مٹی پاؤ نوی لاؤ، let bygones be bygones. لیکن جہاں ڈپریشن اور ٹراماز کی بات آتی ہے یا فرسٹریشنز کی بات آتی ہے ریئل ٹائم، وہ آپ بغیر ریزالو کیے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اگر آپ آگے بڑھ بھی جائیں تو لوگوں کی نظر میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دراصل آپ وہیں کھڑے ہوئے ہیں. وہی لوگ اس چیز پہ شاید
नोट भी करें कि हाँ जी, ये बात समझ में आती है। डीक्लटर एक लफ्ज़ होता है, गोरे ने बड़ा अच्छा ईजाद किया है। जब तक आप अपनी लाइफ़ को सिम्प्लीफाई नहीं करते, जैसे आपका घर है, आप चीज़ें खरीदते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, एक के बाद एक, मतलब घर सही से समझ में नहीं आता, उसमें इतनी चीज़ें होती हैं। देन यू नीड टू डीक्लटर इट फॉर होम टू लुक लाइक होम। इसी तरह आपका माइंड है, यू नीड टू डीक्लटर योर माइंड सो योर माइंड कैन थिंक स्ट्रेट। और उसमें क्लटर क्या होता है, उसमें आपके क्या कहना चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट्स भरी होती हैं, उसमें आपके ग्रजेस होते हैं, उसमें आपकी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, सारे स्टोर हुए हुए होते हैं। अब घर में जब आप एक स्टोर रूम रखते हैं, आपको पता है कि जी स्टोर रूम में आप उसमें चीज़ें स्टोर करते जा रहे हैं, तो फिर वो स्टोर रूम इतना भर जाता है कि आपको पता नहीं होता कि एक के नीचे चीज़ है क्या पता वो चीज़ किसी और के इतने काम आ जाए, लेकिन आपने साल वो स्टोर की हुई है, तो उसका क्या फ़ायदा है? वो तो एक पाइल अप हो रही है ना चीज़, और जिसे कहना चाहिए एक जंग की सूरत में नज़र आने लगी है। तो इसी तरह ज़हनी तौर पे भी अगर आपकी ये फ्रस्ट्रेशंस आपके ज़हन में स्टोर होती जाएंगी, टिक मार्क नहीं लगे, चेक नहीं लगा होगा, then this is really going to be hard as time goes by. अच्छा, अब हम इसको रिजॉल्व कैसे करें? चलें, बहुत सारी हैं टर्म्स, लोग कहते हैं सेल्फ केयर होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, फिर मेडिकेशन पे भी आ जाते हैं। खैर, मैं कोई क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, तो मैं मेडिकेशन के ऊपर इतनी बात नहीं करूँगी, लेकिन चीदा जो बातें मुनासिब हैं वो यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि हर चीज़ का एक हल होता है। अब जिसे अगेन बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ कोरे ने ईजाद किया है, क्लोजर। क्लोजर इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लोजर का ये मतलब नहीं है कि जी जैसे रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स होते हैं तो क्लोजर नहीं मिलता तो लोग डिप्रेस रहते हैं। समटाइम्स having no closure is also a closure, but that means you have decided yourself to let go, let in, let be, let go. ये 3 टर्म्स हैं कोरे की। बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप गूगल कीजिएगा, इसके ऊपर ये एक और बड़ी डिबेट है। लेकिन इस वक्त लेट गो की बात ये हो रही है कि क्लोजर बहुत सारी चीज़ों का तो बगैर इंटरेक्शन के भी हो जाता है, चाहे आप अपने आप से करें या किसी और से करें। इफ़ यू डिसाइड टू लेट गो देन इट्स अ क्लोजर फॉर यू। अच्छा, अब पहले सेल्फ केयर की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे जो लोग हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन से डील कर रहे होते हैं, उनका एक स्टेट ऑफ सेल्फ नेग्लेक्ट होता है, जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि जी अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। कई दफ़ा मैंने भी कहा है सच में नहीं मिलता, आई एग्री। मगर कई दफ़ा ये जैसे कहना चाहिए कॉन्शियसली किया जाता है, क्योंकि हमें डर है कि अगर हम अपनी केयर करना शुरू कर देंगे तो हमारे सामने वो सारे सवाल आके खड़े हो जाएंगे जो हमने कहीं बैक ऑफ आवर माइंड बस दबा दिए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वी डोंट लिव इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ निगलेक्ट। दैट इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ सेल्फ केयर। इसे आप रूल ऑफ थंब कह लें। अगर आप अच्छे फिज़िकल शेप में हैं तो आप कई दफ़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं शेप में रहने के लिए, ताकि आप अपने इमोशनल स्टेट को निगलेक्ट कर सकें। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल हु आर डीलिंग विद हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई अछूती बात नहीं है, बड़ी नॉर्मल बात है। Probably 80% of all of us are going through some kind of depression, and maybe out of 80%, 60% are the high functioning depression. तो ये तो खैर अपने अंदर झांकने से और टटोलने से ही पता चलता है। ये कोई दूसरा आपको सिर्फ बता सकता है, आपको एक क्लू दे सकता है, आपकी एक रग को हिला सकता है, लेकिन समझना और करना तो आप नहीं है ना, क्योंकि कोई भी आपके अंदर तो नहीं झांक सकता। गैब का इल्म किसी को भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम से, हिम्मत से नवाजा है, तो क्यों ना हम उसके इस्तेमाल करें। एंड लाइक दे से पुट योरसेल्फ फर्स्ट, इसका मतलब यही है कि हम सिर्फ दुनिया की दौड़ में और कामयाबी की दौड़ में और लोगों को खुश करने में इतने मसरूफ़ होते हैं। ये सब बातें गलत नहीं हैं, लेकिन गलत जो है वो ये है कि इसमें आप सेल्फ केयर जो है ना वो रह जाती है। यू टेंड टू निगलेक्ट योर इमोशंस। जब तक आप इधर उधर देखते रहेंगे वो चीज़ तो सामने रहेगी ना, कबूतर की तरह आंखें बंद करने से तो कुछ नहीं होगा। तो द वे थ्रू द स्टॉर्म इज़ थ्रू द स्टॉर्म, लाइक आई सेड अर्लियर इन डिफरेंट वर्ड्स। अच्छा, अब किस तरह किया जाए इस इमोशनल आइसोलेशन को, तोड़ा कैसे जाए, इससे निजात कैसे हासिल की जाए? तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो आपकी नीड्स हैं, जो आपके अल्फाज हैं जो आप कह नहीं सकते, एक चीज़ होती है सेल्फ टॉक। अगर आपके अंदर ये हिम्मत या पॉसिबिलिटी कहना चाहिए नहीं है कि कोई ऐसा आप हो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, जिससे आप कह सकें आई नीड हेल्प, यू सी,
You need to talk to somebody. So be the first one you talk to. It's not abnormal. Look in the mirror, or even don't look in the mirror. Just talk to yourself, record yourself, and then listen to yourself. When you start feeling better, maybe you can sort of let go of those recordings. दूसरा तरीका इसका जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है वही मैं आपसे शेयर करूँगी. आप लिखें, जो मर्जी लिखें, you know, pick up a diary and start writing anything. चाहे आपके jumbled thoughts हों, चाहे आपके scary thoughts हों, आपको बहुत तकलीफ होगी. You know, you have to relive those moments which you've been neglecting for so many years. But when you do it, आपका catharsis होना शुरू हो जाता है. You have to learn to relive just for the sake of putting your thoughts on a piece of paper. That's the safest. उसके बाद बेशक आप उसे destroy कर दें, बेशक आप उसे ना रखें, आप दूसरी डायरी निकालें, या अगर आपको रखना है comparison के लिए तो आप रखें, and you'll know how much better you feel, how long a way you've come, and you'll actually be patting your back. Trust me on that one. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है catharsis का, जिसमें आपको ये एक feeling of shame नहीं होगा, या fear of humiliation नहीं होगा कि आपने किसी से बात कर ली और फिर आपको जज किया गया. बिकॉज ज़्यादातर लोग तो जजमेंटल हो जाते हैं, वी ऑल नो दैट. हालांकि दिस इज़ ऑल्सो नॉट फेयर, और ये भी एक सेपरेट डिबेट है कि जी आप किस तरह किसी के ऊपर जज कर सकते हैं. यू डोंट नो देयर स्टोरी, यू डोंट नो व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, यू कैन नेवर नो. चाहे वो कितना भी बता दें आपको, एग्जैक्टली आप उनके दिल का हाल नहीं जान सकते. सो लेट गॉड डू हिज जॉब. दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नो हेल्प मी बिकम अ राइटर. इसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि जो आपकी अनलीश्ड एनर्जी है, या ट्रैप्ड पैशन है ना, या इमोशन है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अनट्रैप्ड होता है, यू नो, पैरोल पे आ जाता है. एंड देन वन डे यू आर फ्री. ट्राई एंड डू दैट. इट कुड टेक मंथ्स, इट कुड टेक वीक्स, इट कुड टेक डेज और ईयर्स इवन फॉर दैट मैटर, लेकिन ये होगा, ये हो जाता है. आपको सिर्फ अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और आपको ये 24 घंटे तो करना नहीं है. गिव योरसेल्फ एन आवर, मे बी समवेयर इन द नाइट व्हेन यू कैन बी योरसेल्फ, व्हेन एवरीबडी इज स्लीपिंग. सो इट्स अप टू यू व्हाट टाइम ऑफ द डे यू चूज़ फॉर योरसेल्फ. ये हक है आपका और फ़र्ज़ है आपका. यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी. एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट. कुछ लोग 45 मिनट्स भी भाग लेते हैं, कुछ लोग 10 मिनट भाग के थक जाते हैं. लेकिन जब आपको लगे ना दैट यू फील बेटर एंड यू फील अ लिटिल बिट ऑफ हैप्पीनेस इन यू, दैट मीन्स कि आपके जो हार्मोन्स हैं, जो एस्ट्रोजन्स हैं, जो डोपामिन हैं, दे आर ऑल इन बैलेंस. तो वहाँ पर आप रुक जाएं. सो मेक इट अ पॉइंट टू यू नो स्टार्ट अ रूटीन फ्रॉम अ स्मॉल एफर्ट. इफ़ यू लव व्हाट यू डू, यू नो, इट्स नॉट रियली अ जॉब, इट्स योर पैशन एंड पर्पस. तो उससे भी आपको एक टाइप का एड्रेनलिन रश आता है व्हेन यू आर यू नो डाउन एंड आउट. सो द मोर ग्रैटिट्यूड यू गिव, the more joy and enrichment you feel. And I speak with experience. और मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत टाइम्स थे कि बहुत सारी जॉब्स मेरी बड़ी अच्छी भी थी, लेकिन ज़्यादातर मुझे वो डिप्रेस इसलिए करती थी बिकॉज आई वॉज फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स दैट वर वेरी डिप्रेसिंग. खैर जब आप यू नो यंग होते हैं एंड ऑल दैट, बड़ी फूंक होती है आपके अंदर, तो आप नेगेटिव्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. बट व्हेन यू मैच्योर and you experience a lot of suffering, there are two choices. You either just go down without nobody knowing it, or you rise back up, not to prove to anybody, but to be grateful for your being, to live your being to the fullest. That's between you and God. And the world watches when the time comes. You don't really have to put an effort into it, right? अच्छा, अभी मैं थोड़ा ज़्यादा गहरी फिलॉसफी में चली गई हूँ. You know, twist and turns, but वो automatically हो जाता है. And I say this because you know जब आप real में truthfully बताते हैं कि ये मेरे साथ हुआ है, तो फिर अच्छा लगता है. because वरना मैं कौन हूँ आपसे इस टॉपिक पे बात करने वाली. लेकिन आप समझें कि मैं सिर्फ होस्ट नहीं हूँ, इस यूट्यूब चैनल की ओनर नहीं हूँ, बल्कि आपकी दोस्त हूँ. और I've been there, done that. तो इस वजह से शायद मेरी बात में आपको वज़न लगे. आप कोशिश करके देखें, लेकिन एक दिन में हार नहीं माननी है. इसमें मुझे तो कई साल लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ, आई हैव गॉन थ्रू देम सक्सेसफुली. तो आप भी कर सकते हैं.
अच्छा, अब एक चीज़ है जो आखिर में मेडिकेशन जब कोई चीज़ हेल्प नहीं करती और बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर जाती है ये चीज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, पक्की हो जाती है, तो मेडिकेशन का भी एक सहारा है, इट कुड बी एन एलाय। ये तो आपको जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स हैं वही बता सकते हैं। कई दफ़ा आप मेडिकेशन अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं लेकिन करना चाहते हैं तो डाइट और एक्सरसाइज इसमें बहुत मायने रखती है। व्हेन मेडिकेशन इज़ द लास्ट कंसिडरेशन जो मेरे लिए थी, मैंने बहुत फाइट किया बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से, एंड आई वाज फाइनली एबल टू अवॉइड द मेडिकेशन। इन फैक्ट आई नेवर टुक द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिकेशन इन द फर्स्ट प्लेस अपने डिप्रेशन से डील करने के लिए। और मुझे कहा भी गया था कि ली जाए, लेकिन मैंने I was able to sort of cheat my doctors, and I decided, अपने अंदर बस उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, और ऐसा ही हुआ। तो ये पॉसिबल है, और it can open the doors for you that just seemed shut forever. आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी ये देखा, सुना, समझा। इंशाल्लाह अगर इसमें से कोई भी बात आपके हक़ में बेहतर साबित हो या आपके लिए मददगार हो तो यकीन जानिए मुझे दिल से खुशी होगी। माय बेस्ट विशेस फॉर यू कि वो दरवाज़े जो या तो आपने ख़ुद बंद किए हैं या आपके लिए न जाने कब से बंद हैं, वो आपकी ज़रा सी हिम्मत और पॉजिटिविटी से और करेज से और इनिशिएटिव से खुल जाएं। See you again soon with another helpful subject on दिल की बात है with Naziha. Signing off. God bless you all.